अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अबाउट द सिम्पैथोलिटिक्स, जो कि एएनएस का लास्ट यूनिट है और इंशाल्लाह इस इन 3 लेक्चर्स के बाद एएनएस की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर सिम्पैथोलिटिक्स। सिम्पैथोलिटिक्स जो हैं सिम्पैथोमिमेटिक्स का ओपोजिट है। सिम्पैथोलिटिक्स ने ओपोजिट काम करना है टू द सिम्पैथोमिमेटिक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिम्पैथोलिटिक्स काम करते हैं लाइक पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। ठीक है, तो सिम्पैथोलिटिक्स के जो क्लिनिकल यूजेस होंगे या सिम्पैथोलिटिक्स के जो इफेक्ट्स होंगे वो थोड़े से सिमिलर होंगे टू द पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। तो आप लोगों ने अगर सिम्पैथोलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के जो दोनों पार्ट्स हैं वो अच्छे से पहले देख लीजिएगा, तब ये लेक्चर्स को सुनिएगा। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन होंगी वो भी सिमिलर होंगी लाइक दैट ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स, यानी अल्फा रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होंगे, इसी तरह बीटा रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होंगे। जिस तरह हमने सिम्पैथोमिमेटिक्स में पढ़ा था अल्फा रिसेप्टर के एगोनिस्ट एंड बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्ट। तो ये हमारे पास था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन टू द सिम्पैथोलिटिक्स। अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि सिम्पैथोलिटिक्स में असल में क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी करनी है। पहली बात तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन में अल्फा 1 रिसेप्टर्स आते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर्स आते हैं। इसी तरह फिर अल्फा की आगे ए बी सी डी की जो क्लासिफिकेशन फर्दर हुई है उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए सिर्फ अल्फा 1 और अल्फा 2 जानना ही काफ़ी होगा। अब इसके बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं कि अल्फा 1 का किससे ताल्लुक है और अल्फा 2 का किस जगह से या क्या काम करता है अल्फा 2। तो अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स कॉज करते हैं एंड विसरल स्मूथ मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो रहता है वो इंक्रीज हो जाता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है अल्फा 2 रिसेप्टर्स के बारे में, वो ये है कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो सीएनएस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रोक देते हैं या ये ब्लॉक कर देते हैं मूवमेंट या ट्रांसमिशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी अल्फा 2 रिसेप्टर्स आर एक्चुअली ऑटो रिसेप्टर्स। जैसे कि मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जब नॉर एपिनेफ्रीन अपना काम कर लेती है तो वो अपने ही अल्फा रिसेप्टर्स जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाकर लगती है कि मैंने काम कर लिया, अब ये फर्दर ट्रांसमिशन को रोक दो। तो अल्फा 2 रिसेप्टर फर्दर रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन को रोक देता है, जिसकी वजह से फर्दर सिंपैथेटिक आउटपुट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंक्रीज करता है वेगल टोन को, बिकॉज सिंपैथेटिक आउटपुट रुक जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज दोनों सिस्टम बैलेंस रहने चाहिए। कोई एक ब्लॉक होगा तो दूसरा जो होगा फौरन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अल्फा 2 जो होता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है। इसके अलावा अल्फा 2 नॉर एपिनेफ्रीन की रिलीज को इनहिबिट करता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। इसके अलावा इसके कई सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं कि ये डिक्रीज करता है इंसुलिन की सिक्रीशन को और इनहिबिट करता है लिपोलाइसिस को, यानी लिपिड्स की ब्रेकडाउन को ये रोकता है, इंसुलिन की रिलीज को ये रोकता है अल्फा 2 रिसेप्टर्स। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ना आने चाहिए। सो दीज आर जो पॉइंट्स हैं और दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स की जो स्टिमुलेशन होती है उनकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक करें तो वेसो डायलेशन हो। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था जिसमें क्या था कि अल्फा 1 और बीटा 2 की कम्बिनेशन होती है इन मोस्ट ऑफ आवर ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है कि अब जब मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो अल्फा 1 और बीटा 2 की कम्बिनेशन है, तो फिर तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए ना कि अगर अल्फा 1 को ब्लॉक किया तो बीटा 2 की एक्टिवेशन होनी चाहिए। और बीटा 2 क्या करता है कि वो वेसोडाइलेशन करा के ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है। लेकिन एक पॉइंट और आता है कि कोई नेट इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। इसकी रीज़न क्या होती है कि जो एपिनेफ्रीन है जो कि एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा है वो एक्ट करेगा ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली एक्ट करता रहेगा इन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर, क्योंकि अल्फा 1 एंटागोनिस्ट देने से वो नॉर एपिनेफ्रिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा लेकिन एपिनेफ्रिन को वो स्टिल रिस्पॉन्ड करेगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि अल्फा 1 की ब्लॉकेज की वजह से होता क्या है।
अब वो कहते हैं कि जब अल्फा 1 रिसेप्टर को हम ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज नॉर एपिनेफ्रीन जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होनी थी, जो कि एक एंडोजनस कैटिकोलामीन है, वो रुक जाती है और अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली वेसोडाइलेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द बीटा 2 रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से क्या होता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जो ब्लड होता है वो स्मूथली वेसोडाइलेटेड वेसल से गुजरता रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अल्फा 1 ब्लॉकेज की अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेट इसका रिजल्ट ये होगा कि ब्लड प्रेशर जो होगा वो फॉल कर जाएगा और पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि कई सारे एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि अगर अल्फा रिसेप्टर को हम ब्लॉक करते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो हमारा जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है वो फौरन से एक्टिवेट हो जाना उसने। ठीक है, तो उसने क्या करना है कि अब ब्लड प्रेशर तुम लोगों ने बढ़ाया है तो क्या होगा कि उसने हार्ट रेट को कम कर देना है। और अगर हम ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं तो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा और बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन भी हो जाएगी। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अल्फा एंटागोनिस्ट देंगे तो ब्लड प्रेशर तो कम होगा, लेकिन बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि अगर ये जो रिफ्लेक्स हैं, अगर ये वाला जो रिफ्लेक्स है ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा अगर अल्फा 2 भी ब्लॉक हो जाए, बिकॉज अल्फा 2 रिसेप्टर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की फर्दर जो आ रही होती हैं एंडिंग्स उनको ब्लॉक करता है। तो क्या होगा कि जब अल्फा 2 भी ब्लॉक हो जाएगा तो नॉर एपिनेफ्रीन को जो ये रिलीज को रोकता था, सिंपथेटिक एक्टिविटी को ये रोकता था, नॉर एपिनेफ्रीन को फर्दर रिलीज होने से रोकता था। अब क्या होगा कि नॉर एपिनेफ्रीन विदाउट एनी स्टॉपेज रिलीज होती रहेगी। जब वो रिलीज होती रहेगी तो उसने क्या करना है, उसने जाके बीटा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है हार्ट में, और इसके अलावा उसने जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करना है इन द किडनी। बीटा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन इन द हार्ट में होने की वजह से हार्ट रेट मजीद बढ़ जाएगा एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर से जो क्या होगा कि रेनिन की जो रिलीज होगी उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और ब्लड प्रेशर जो होगा उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, ताकि डिफरेंट जो है वो हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स हो जाएंगे। इसके अलावा वो बात आती है कि अगर नॉर एपिनेफ्रीन का बीटा 1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर जो है हमारे पास इफेक्ट आता कहाँ से है, बीटा 1 कहाँ से एक्टिवेट होता है? बीटा 1 तो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो कैसे ये काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑफ मस्क्रीनिक रिसेप्टर को कैसे बीटा 1 अपोज करता है, जब नॉर एपिनेफ्रीन जो कि मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वही बीटा 1 के ऊपर एक्ट नहीं करता? तो इसकी रीज़न है पेरिफेरल सर्कुलेटिंग एपिनेफ्रीन। अब ये कहाँ से आता है? एड्रीनल मेडुला जो है वो हमारे पास एक वाईफाई कह सकते हैं जो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन दोनों को नेचुरली बनाएगा। तो वो एपिनेफ्रीन जाके हार्ट के अंदर बीटा 1 के ऊपर एक्ट करेगा और फिर बीटा 1 ओपोज करेगा पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द ब्लड वेसल्स, तो ये आप लोगों ने ना गौर से सुनने हैं। तो ये पॉइंट्स हैं जी कि हमने क्या चीज़ें देखनी है कि 3 मेजर पॉइंट्स हैं कि पहले ये तो मैंने आप लोगों को एक टेबल में बताया था कि जो हार्ट है उसके अंदर या जो बाकी वेंट्रिकल्स हैं या बाकी जो हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एस ए नोड एवी बंडल वगैरह, वहाँ पर हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 का कम्बिनेशन होता है और साथ में M2 का कम्बिनेशन होता है। बेशक ये बीटा 1 बीटा 2 बहुत लार्जर अमाउंट 4:1 3:2 इस तरह एग्जाम्पल में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेजर रिसेप्टर्स है जो डोमिनेंट रिसेप्टर्स हैं वो M2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द डोमिनेंट सिस्टम इन द हार्ट। अदर जो बाकी जो दो बातें हैं वो क्या है? बाकी जो 2 बातें वो ये हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल कंसंट्रेशन में देखा जाए तो एपिनेफ्रीन जो है वो बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके वेसोडाइलेट कराएगी, चाहे वो स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स हों, चाहे वो अब्डोमिनल विसरा की ब्लड वेसल्स हों, चाहे वो बाकी जो है पेरिफेरल सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल्स हों। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एट नॉर्मल पोजीशन या एट नॉर्मल सीरीन कंडीशन बीटा रिसेप्टर रिस्पॉन्स इज द मेजर और डोमिनेंट रिस्पॉन्स इन द ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स नॉर्मली वेसोडाइलेटेड रहती हैं। दूसरी बात आती है कि जो हमारे पास किडनी है और जो हमारी मिजेंट्री की ब्लड वेसल्स हैं, जो अब्डोमिनल विसरा की ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो ब्लड रिस्पॉन्स आता है वो थ्रू डोपामीन आता है और डोपामीन का जो मेजर रिस्पॉन्स है वो भी वेसोडाइलेशन ही है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को
पता होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द डोमिनेंस ऑफ विच रिसेप्टर इन विच ऑर्गन। इसके अलावा हमारे पास जो एंडोथीलियम है, हमारी ब्लड वेसल्स की लेयर्स होती है ना, उसमें जो एंडोथीलियम है वो खुद से रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड को। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा कि वो वेसोडाइलेशन कॉज करेगा, लेकिन उसकी एक वजह होनी चाहिए। हमने एक पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में पढ़ा था, लाइक पाइलोकार्पिन या कोई भी चीज़ नियोस्टिगमीन वगैरह। उसमें एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या होगा अगर हम मस्क्रीनिक एगोनिस्ट जो हैं वो देते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं। नॉर्मली पैरासिम्पथेटिक कोई एसिटाइलकोलिन जो है वो नॉर्मली जो है वो नहीं इसका इफेक्ट होता ऑन द ब्लड वेसल्स, लेकिन मस्क्रीनिक एगोनिस्ट देने के बाद वहाँ पे वेसोडाइलेशन होती है। इसकी रीज़न ये है कि जब मस्करीनिक रिसेप्टर्स की वजह से वेसोडाइलेशन इस वजह से होती है, लाइक पाइलोकार्पिन, जब ब्लड वेसल्स की M2 रिसेप्टर्स के ऊपर लगती है ना, तो क्या होता है कि वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो इंक्रीज करती है लेवल ऑफ साइक्लिक AMP, ठीक है, और फिर साइक्लिक AMP के थ्रू जो है ये ब्लड वेसोडाइलेशन कराती है या स्मूथ मसल्स की डायलेशन कराती है। ये है क्लासिफिकेशन हमारे पास अब आती है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट SCQ है, बिकॉज अक्सर चैप्टर्स में से ना क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं 5 और 4 मार्क्स की, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट SCQ और MCQ भी, एंड इवन इन द क्विजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा ब्लॉकर्स हमारे पास इसी तरह सिलेक्टिव होंगे एंड नॉन सिलेक्टिव होंगे, लाइक अदर क्लासिफिकेशन जो कि हमने स्टडी की हैं। नॉन सिलेक्टिव में फिर लेकिन इसमें एक बात आती है कि इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स फिनॉक्सीबेंजामीन एंड रिवर्सिबल इज फेंटोलामीन। अब इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को एक दो बातें बता दूं कि जो फिनॉक्सीबेंजामीन है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है विद द अल्फा रिसेप्टर और वहां से नहीं निकलती एक दफ़ा लग जाए तो, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो कॉन्टिन्यूस आएगा और हम इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो रिवर्सिबल है वो है फेंटोलामीन, ठीक है। फेंटोलामीन जो है वो इसको कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती और हम इसको इजिली जो है वो रिमूव कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एगोनिस्ट। लेकिन अब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर फेंटोलामीन है, नॉट फिनॉक्सीबेंजामीन, बिकॉज फिनॉक्सीबेंजामीन जो है उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम उसको ठीक ही नहीं कर सकते अगर खुदा न खासा कुछ इसकी ऊपर नीचे इसकी क्वांटिटी हो जाती है तो। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, सिलेक्टिव, अल्फा 1 सिलेक्टिव होते हैं एंड अल्फा 2 सिलेक्टिव, दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। अल्फा 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। इनमें से स्पेशली जो है पराजोसिन एंड यहाँ से टेमसोलोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चीज़ें हैं, इनके बारे में वो इंशाल्लाह हम आगे स्टडी करेंगे कि कहाँ पे हमने प्राजोसिन देना है और कहाँ पे हमने टेमसोलोसिन देना है। इसकी मैं आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टेराजोसिन, इंडोरामीन, यूरैपिडिल, टेमसोलोसिन एंड सिलोडोसिन, ये हमारे पास क्लासिक ड्रग्स हैं जो कि अल्फा 1 सिलेक्टिव की क्लासिफिकेशन में आती हैं। अल्फा 2 सिलेक्टिव हमारे पास टोटल 3 है, यूहिम्बिन, ठीक है, टोलाजोलिन एंड रोवोलिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खसूसन अल्फा 2 सिलेक्टिव, क्योंकि एक तो है ये 3 सिलेक्टिव किस्म की, तो इस वजह से ये अक्सर आप लोगों से क्विजेस में और MCQs में पूछ लेते हैं कि अल्फा 2 कहाँ पे है। अल्फा 2 का वैसे जो है वो मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका ज़्यादातर रोल आता है, ठीक है। सेक्सुअल डिसफंक्शन में प्रॉब्लम्स हो तब अल्फा 2 से उसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें भी मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी अब हम लोग PDE इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपका MCQs या क्विज बन सकता है, टेमसोलोसिन एंड साइलोडोसिन। टेमसोलोसिन एंड साइलोडोसिन यहाँ पर क्यों हाईलाइट हुए, इसकी ये रीज़न बता दी गई है कि टेमसोलोसिन एंड साइलोडोसिन इन दोनों की जो अल्फा 1A जो एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अल्फा 1B के। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इन द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल, तो वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर किसी को बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया होगा तो हम उसको टेमसोलोसिन देंगे अलॉन्ग विद मतलब उस, और लेकिन अगर उसे साथ में हाइपर टेंशन भी है अलॉन्ग विद BPH तो फिर हम उसे पराजोसिन देंगे। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि किस ड्रग को किस कंडीशन में देना है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। इस टेबल को आप लोगों को करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सारे वही ड्रग्स लिखे हुए। ज़ाहिर बात है जो अल्फा 1 सिलेक्टिव है उनकी अल्फा 1 के लिए ज़्यादा अफिनिटी होगी एज़ कम्पेयर टू अल्फा 2,
जो फिनॉक्सीबेंजामीन है, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है, ज़रूर है, क्योंकि फिनॉक्सीबेंजामीन जो है वो अल्फ़ा 1 के लिए ज़्यादा अफिनिटी रखती है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा 2, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। एंड फेंटोलामीन, लेकिन फेंटोलामीन जो है वो किसी के साथ जो है ना वो बेईमानी या ज़्यादती नहीं करती, वो कहते हैं मैं तो तुम दोनों के साथ हूँ, चाहे तुम दोनों लड़ाई करो, ठीक है। तो वो फेंटोलामीन जो है ना वो बराबरी का काम करती है, सही है। एंड जो हिमबीन टू लाजोलिन, इनका ऑब्वियस बात है कि अल्फ़ा 2 के लिए ज़्यादा इफेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा 1। क्लिनिकल यूजेस और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हम देखते हैं अल्फा रिसेप्टर्स के, ठीक है। पहले हम अल्फा को स्टडी कर रहे हैं, फिर हम बीटा को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो है इसका क्लिनिकल यूज है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। इट इज़ अ ट्यूमर कह सकते हैं जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कैटिकोलामीन्स रिलीज होती हैं फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा कार्सिनाइड ट्यूमर है, इसमें यूज करते हैं मास्टोसाइटोसिस, एक्सेस सर्कुलेटिंग मास्ट सेल्स को कहते हैं, रैपिड रिवर्सल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया हम सारे के सारे मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ओवरडोज विद ड्रग्स ऑफ अब्यूज, अगर कोई ड्रग ऑफ यूज ले ले तब, सिसेशन ऑफ क्लोनिडीन थेरेपी एंड रिनॉर्ड्स फिनोमेना, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हमने सिम्पैथोलिटिस को इस्तेमाल करना है। सो वन बाय वन देखते हैं। पहले ही हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला, उसके सिंपैथेटिक गैंग्लिया का, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट ऑफ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होती हैं। इसको चेक कैसे करते हैं? इसको चेक करते हैं बाय इंक्रीज लेवल ऑफ मेटानेफ्रीन एंड नॉर मेटानेफ्रीन, ठीक है, इन द यूरिन। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है इवन ताकि हम इसको देख सकें कि पेशेंट जो है वो फियोक्रोमोसाइटोमा का तो नहीं है। इसके अलावा जो पेशेंट होंगे फियोक्रोमोसाइटोमा का, उसके अंदर सिवियर किस्म की एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगी, हाई ब्लड प्रेशर की उनको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट्स में। सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा की मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या है। पहली बात तो ये है कि इसकी पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट है, इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अब तक मतलब इतनी खास अच्छी वाली कह नहीं सकते कि हाँ जी ये वाली मेडिसिन दोगे तो फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो ठीक हो जाएगा। सर्जरी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, सिर्फ ट्यूमर को हम निकाल देंगे सर्जरी से तो वही उसका एक ट्रीटमेंट होगा, लेकिन सर्जरी से जो पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं कि पेशेंट जो है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना हो सर्जरी का। तो पहली बात तो यह है कि हमने उसके जो कार्डियक इफेक्ट दे रहा था कैटिकोलामीन्स, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, सबसे पहले हमने उसको ठीक करना है। उसको हमने कैसे ठीक करना है? उसको हमने ठीक करना है बाय गिविंग अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स 1 से 3 हफ्ता पहले सर्जरी के। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को हमने 21 या 22 तारीख दी है कि भाई आपने सर्जरी करानी है, तो तकरीबन पहली या दूसरी तारीख से हमने उसे कह देना कि आपने उसको शुरू करा देना है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स, ताकि जो है ना उसका ब्लड प्रेशर कुछ हद तक कंट्रोल हो जाए जब सर्जरी करनी हो। अब होता है कि हम पहले अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं फिर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि बीटा ब्लॉकर्स हमने पहले देने हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स अगर मैं देती हूँ तो अल्फा रिसेप्टर्स अनअपोज्ड हो जाएंगे। अनअपोज्ड का क्या मतलब होगा कि उनको कहेगा कि उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होना अल्फा रिसेप्टर्स को, और अल्फा रिसेप्टर्स तो पहले तैयार बैठे होते हैं कि हम वेसो कंस्ट्रक्शन कराएं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो जो बीटा ब्लॉकर्स हैं अगर हम उनको पहले दे देते हैं तो अल्फा रिसेप्टर्स कंपिटेंट हो जाएंगे, ठीक है, और डोमिनेंट कर देंगे, जिसकी वजह से सिवियर हाइपरटेंशन हो जाएगी और पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। तो इस वजह से कभी भी बीटा ब्लॉकर्स आप लोगों ने अल्फा ब्लॉकर्स से पहले नहीं देने। अल्फा ब्लॉकर्स पहले क्यों देने? इसकी वजह से भी तो कुछ होता ही होगा ना, ऑब्वियसली होगा। अल्फा ब्लॉकर्स हम पहले इस वजह से देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अल्फा रिसेप्टर्स को कर दिया है ब्लॉक, अल्फा रिसेप्टर्स के ब्लॉक कर दिए, बीटा रिसेप्टर्स हो जाएंगे डोमिनेंट, बीटा रिसेप्टर्स डोमिनेंट हो जाएंगे तो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से बीटा रिसेप्टर डोमिनेंट हुए हैं तो बीटा रिसेप्टर्स की वजह से हो जाएगी वेसोडाइलेशन, ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर लोअर होगा तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा बाय बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू जो टैकीकार्डिया होगा अब उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अब वो कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर फॉर एग्जांपल जाके कहते हैं कि अल्फा की वजह से भी तो टैकीकार्डिया होता है ना, तो अल्फा को मुझसे पहले क्यों दोगे? क्योंकि टैकीकार्डिया का हमारे पास इलाज है। उसका इलाज क्या है? बीटा ब्लॉकर, ठीक है। हम अल्फा को दे के बेशक वेसोडाइलेशन हुई, वेसोडाइलेशन के नतीजे में टैकीकार्डिया हो गया, लेकिन टैकीकार्डिया का इलाज अल्टीमेटली बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, बीटा रिसेप्टर्स हार्ट में ब्लॉक हो जाएंगे और अल्टीमेटली हार्ट खुद ब खुद नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा।
तो इस वजह से हमेशा अल्फा रिसेप्टर्स आप लोगों ने पहले देने हैं, बाद में बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स आप लोग हमेशा बाद में देंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को पीछे बताई हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। फिनॉक्सीबेंजामीन नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अल्फा के ब्लॉक होने की वजह से वेसोडाइलेशन होगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के थ्रू या बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के थ्रू क्या होगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, और अल्टीमेटली इसको हम ब्लॉक कर देंगे या इसको ठीक कर लेंगे बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर्स। ये मैंने आप लोगों को बताया कि अगर बीटा ब्लॉकर्स आप लोग पहले देते हैं तो अल्फा 1 रिसेप्टर जो होंगे वो अनअपोज्ड हो जाएंगे, सिवियर वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और पेशेंट जो होगा वो डेथ हो जाएगी, उसकी पॉसिबली डेथ होगी पेशेंट की। अब कहते हैं कि अब हमने ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स देखने हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में असल में ये होता है कि जो कैटेकोलामीन्स हैं वो सर्जरी के दौरान भी रिलीज होंगी। ठीक है, सर्जरी जब कर रहे होंगे तब भी रिलीज होंगे, बिकॉज दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स। तो क्या होगा कि सर्जरी भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। ठीक है, तो उसकी वजह से रिलीज होंगे। क्यों? फिजिकल प्रेशर की वजह से। ठीक है, केमिकल स्टिमुलेंट लाइक एनेस्थीसिया दिया या कोई ड्रग इंजेक्ट किया ट्रीटमेंट सर्जरी के दौरान, उसकी वजह से, या खुद ब खुद भी निकलती रहेंगी, बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा है, ऑब्वियस बात है, बिकॉज इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, तो अल्फा ब्लॉकर्स को हम इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि जो है ना ये हाइपरटेंशन वाला जो काम है वो रुका रहे। इसके अलावा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी देते हैं, ये क्योंकि ना इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और इसको ईजिली जो है वो हम रिमूव भी कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर हम लोग फियोक्रोमोसाइटोमा को नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब उसका जो है उसको ट्यूमर को उसको सर्जरी भी नहीं कर सकते, वो इतना फैल चुका है, फिर हम क्या करेंगे? फिर इसका एक ही इलाज बच जाता है हमारे पास कि उस पेशेंट को मिटायरोसिन दे दो। ठीक है, मिटायरोसिन जो है वो हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ एएनएस में पढ़ा था कि ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जो एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है कैटेकोलामीन्स की सिंथेसिस में। तो इस वजह से हम मिटायरोसिन दे सकते हैं फॉर द पेशेंट्स जिनके अंदर हम सर्जरी नहीं कर सकते ऑफ द ट्यूमर। और ये कार्सिनाइड ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूमर है जिसमें एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द सिरोटोनिन होती है। ठीक है, ये इस ट्यूमर में सिरोटोनिन की ज़्यादा एक्सेस रिलीज होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह वगैरह। ये मैं आप लोगों को जो चैप्टर्स है ना ड्रग्स एक्टिंग ऑन द स्मूथ मसल्स के लेक्चर्स, उनमें पढ़ाऊंगी इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं सिरोटोनिन ट्यूमर्स को, या कार्सिनाइड ट्यूमर को, या सिरोटोनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर को? तो इसका इलाज हमारे पास है जी फेंटोलामीन, जो कि रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्यों दे सकते हैं फेंटोलामीन को? बिकॉज फेंटोलामीन के पास ना सिरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट भी मौजूद है। तो इस वजह से फेंटोलामीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द ट्रीटिंग सिरोटोनिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स और कार्सिनाइड ट्यूमर। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगी इंशाल्लाह, कोई भी क्वेरी हुई तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।